हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 9th क्लास हमने हमारी ग्रेविटेशन चैप्टर के पिछले 3 लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं, जिसमें हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके न्यूमेरिकल, फ्री फॉल, उसके न्यूमेरिकल खत्म कर दिए हैं। आज हम ग्रेविटेशन का 4th लेक्चर कर रहे हैं और हमारी फिजिक्स की सीरीज का जो स्टार्टिंग से फिजिक्स के 2 लेक्चर्स, हम 2 चैप्टर हमने पहले भी करे हैं और अब तीसरा चैप्टर कर रहे हैं। उसकी पूरी सीरीज का ये 14th लेक्चर है, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर का ये 4th लेक्चर है। अगर पहले चैप्टर्स या फिर ग्रेविटेशन चैप्टर के लेक्चर्स जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर फिजिक्स की प्लेलिस्ट देख ले चैनल पर 9th क्लास फिजिक्स के नाम से। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इस वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि स्पीडली हम अपना क्या स्टार्ट कर दे, थ्रस्ट एंड प्रेशर स्टार्ट कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हेडिंग डालेंगे, फटाक से वीडियो को लाइक कर देंगे और हेडिंग डालेंगे थर्स्ट एंड प्रेशर। अब तक हमने जो चैप्टर पढ़ा उससे अगले पोर्शन का कोई लेना देना नहीं है, दोनों डिफरेंट पोर्शन है। अब हम थर्स्ट, प्रेशर और बायोन्सी पढ़ेंगे, 2 लेक्चर्स में ये खत्म कर देंगे। उसके बाद हम हमारी बायोलॉजी शुरू करेंगे, एक बारी के लिए फिजिक्स को ब्रेक दे देंगे। उसके बाद थ्रस्ट होता क्या है भाई, पहली बात दिमाग में आती है थ्रस्ट क्या होता है। मैम थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स ही होता है। फोर्स जब परपेंडिकुलर लगे, ये परपेंडिकुलर, देख फोर्स ऐसे भी लग सकती है और ऐसे भी लग सकती है। फोर्स जब परपेंडिकुलर लगे तो उसे क्या कह देते हैं, थ्रस्ट कह देते हैं। तो अब प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखना है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। 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 करके दिखाते हैं तुम्हें कि इस फोर्स पर यूनिट एरिया को कहने से मेरा मतलब क्या है, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जो है, मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई हुई है, जब फॉर्मूला में 2 चीजें आमने सामने हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और ऊपर नीचे हो, डायगोनली हो, इक्वल टू के एक बाय में हो, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए मैडम ये करके बताइए ये बात। हमने देखो एक ईंट को पहले ऐसे रखा और फिर ऐसे कर दिया, मतलब एक बारी एरिया कम है और दूसरी बारी एरिया को बढ़ा दिया। पहले उसको ईंट को सीधा रख दिया और फिर उसको ऐसे सुला दिया, तो मतलब एक बारी एरिया ज्यादा है और एक बारी एरिया कम है। तो सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू द फोर्स। सॉलिड तो प्रेशर तो लगाएगा फोर्स की वजह से, और फोर्स क्या होता है, वेट होता है। ये भी अभी पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, वेट इज अ फोर्स, 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 वेट इज अ फोर्स। चलिए जी, दोनों का प्रेशर निकाल के देखते हैं, दोनों कंडीशन में। पहले इस कंडीशन में प्रेशर निकालते हैं, फिर इस कंडीशन में निकालते हैं। जिसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी उससे हम रिलेट कर लेंगे। तो मास भाई गिवन है 5 kg। डायमेंशन एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करते हैं, तो डायमेंशन क्या है, 40 मल्टीप्लाई 20, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हो गया, मल्टीप्लाई हाइट। वेट निकल गया भाई, वेट निकल गया, तो अब यहां से फोर्स कितना निकल गया, m मल्टीप्लाई जी। m तो हमें 5 गिवन है, g 9.8 ले लेते होते हैं, तो यहां से फोर्स निकल गया। एरिया क्या निकल गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है भाई, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा समझा दूं, प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय में एरिया। फोर्स क्या होता है, mg। m कितना दे रखा है 5, g कितना ले लिया 9.8। एरिया क्या होता है मैम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है, ले लो, ये 20 और 10 है, जो कॉन्टेक्ट में है वही तो लेंगे भाई। ये खड़ी कर रखी है ऐसे, खड़ी में ये 2 हिस्से ही तो टच में है। 20 मल्टीप्लाई 10 करके एरिया निकाल लिया, तो प्रेशर क्या आ गया, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर आ गया 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, नहीं लिखी तो लिख लो, यहां पर प्रेशर की लिख तो रखी है, प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला चलते हैं दूसरी पोजीशन पे। इस पोजीशन पे देखते हैं भाई, जहां पे ये वाला और ये वाला सरफेस टच में है, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 40 वाली सरफेस टच में है, 20 मल्टीप्लाई 40 वाली सरफेस टच में है। यहां देखिए भाई, मास तो वही रहेगा, फोर्स तो वही रहेगा। फोर्स क्या होता है, mg।
फोर्स क्या होता है mg, तो m कितना है 5, g कितना है 9.8, लेकिन यहाँ पर क्या बदल गया, एरिया बदल गया मेरा बच्चा, क्योंकि पहले उस ईंट को खड़ा करा था, अब उस ईंट को सुला दिया, तो अब जो एरिया है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है, वो बदल गई है। कैसे बदल गई है, 40 मल्टीप्लाई 20 हो गई है, तो अब एरिया बदल गया है। एरिया बदलने की वजह से अब प्रेशर भी बदल गया है। पहले प्रेशर कितना आया था 2450, देखो पहले प्रेशर कितना आया था 2450, क्योंकि यहाँ पे एरिया पहले कितना था 0.02 था, अब एरिया बढ़ गया है, अब एरिया बढ़ गया है 0.8 हो गया, और मैंने तुम्हें बताया था अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसी को तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसी को तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हमने देख भी लिया, यहाँ एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो गया। पहले प्रेशर आया था 2450, अब प्रेशर आया है 612 पर। देखो पहले 2000 के आसपास था, अब 600 के आसपास है, तो कम हो गया ना। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, बात क्या निकली, रिजल्ट क्या निकला कि सेम फोर्स को, फोर्स तो सेम थी, फोर्स तो सेम थी mg, फोर्स तो सेम थी mg, मास और g, बदला क्या, एरिया। तो एरिया अगर बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा सेम फोर्स के लिए, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। याद कर लो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर इज, और इसको प्रूव करने के लिए पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है कि एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। उल्टा उल्टा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, ज्यादा कम, ज्यादा कम, कम ज्यादा, ज्यादा कम। ठीक है मैम, आ गई बात समझ में। एवरीडे लाइफ में हम मैम इसको कहाँ देख सकते हैं, बताइए जरा। कभी देखे हैं हमारे जो बैग होते हैं उसके स्ट्रेप्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं, बैग जब भी हम उठाते हैं स्कूल बैग, उसके जो मोटे मोटे होते हैं ना, ये जो स्ट्रेप्स होते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें बहुत भारी बैग उठाना होता है, तो एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम, यही तो मैं कह रही हूँ, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। और वही अगर पतली स्ट्रिप वाला बैग ले लिया तो यहाँ पे निशान बन जाएंगे, यहाँ पर निशान बन जाएंगे। वैसे ही हम जो चाकू काटते हैं, जिस चाकू से चीजों को काटते हैं वो तीखा लेते हैं, तीखी छुरी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। और एग्जांपल सुनो, कितने एग्जांपल सुन लो भाई, मैडम से मैडम लाखों एग्जांपल दे सकती है। कभी देखा है ऊंट के पैर मोटे होते हैं, क्यों होते हैं, ऊंट को रेगिस्तान में चलना है भाई, तो पैर मोटे मतलब एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम लगेगा, कम प्रेशर से वो मिट्टी में धसेगा नहीं, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तुम्हें सब क्वेश्चंस में एक ही बात लिखनी है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और सुन लो, ट्रैक्टर के टायर मोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि उसको कीचड़ में चलना होता है, तो एरिया ज्यादा प्रेशर कम, वो धसेगा कम। कभी किसी को देखा है शिमला वगैरह गए हैं या फिर कहीं स्नो वाले इलाकों में, कश्मीर वगैरह गए हैं, तो वहां पे हम स्नो शूज पहनते हैं, ऐसे मोटे मोटे शूज पहनते हैं, इसलिए क्यों, क्योंकि एरिया ज्यादा प्रेशर कम, तो हम धसेंगे नहीं। हील पहन के कोई बर्फ में खेलने जाता है क्या, वो तो धस जाएंगी, क्योंकि हील का एरिया कम, नुकीली होती है हील, तो क्या है, हमारा प्रेशर ज्यादा लग जाएगा। और सुन लो भाई, हम जो भी पुल वगैरह बनाते हैं या घर बनाते हैं उसकी नींव रखते हैं, वो मोटी रखते हैं, क्योंकि एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, ताकि हमारी बिल्डिंग नीचे धसे ना, जमीन में धसे ना। ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई है वो लिख भी देती हूँ। कहते हैं जो भी नेल्स हैं, कोई टिप वाली पॉइंट वाली चीजें हैं, ये चाकू हैं, वो शार्प होती हैं हमेशा, मतलब एरिया उनका कम होता है, ताकि ज्यादा प्रेशर लगाकर वो जल्दी जल्दी से सब्जी को काट दे। तो स्मॉलर एरिया प्रेशर ज्यादा। तुम्हें एक ही बात याद रखनी है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। और सुन लो, ट्रक के टायर, बस के टायर मोटे क्यों होते हैं, सबके आंसर भाई एक ही है, सबके आंसर एक ही हैं। कैमल के पैर मोटे क्यों होते हैं, स्कूल बैग के स्टेप्स मोटे क्यों होते हैं, आइस वगैरह में हम फ्लैट शूज पहन के क्यों चलते हैं, या फिर बिल्डिंग्स का जो फाउंडेशन नींव होती है वो मोटी क्यों रखते हैं, बेड पर जब हम सोते हैं तब ज्यादा प्रेशर लगता है कि हम खड़े होते हैं तब। ऑब्वियसली बात है, जब खड़े होते हैं तो सिर्फ पैर पैर टच में होते हैं,
कोई पर्सन अगर बेड पे खड़ा है तो सिर्फ पैर पैर कांटेक्ट में है तो एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, तो बेड नीचे धंसेगा। जब सोए हुए हैं तो पूरा शरीर टच में है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। इनको लिखेंगे कैसे? बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड फोर्स एक्टिंग ऑन लार्जर एरिया ड्यू टू डैश एक्सर्ट्स अ लेस प्रेशर एंड इजीली। जो तुम्हें बात यहाँ पे कहा जाए, जो तुम्हें बात यहाँ, जैसे कैमल वाला है तो लिखोगे ड्यू टू बोर्ड फीट्स ऑफ कैमल, या ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन आ जाए लिखोगे ड्यू टू हमारे पास वाइडर टायर्स ऑफ ट्रैक्टर। ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो लिखोगे ड्यू टू फ्लैट शूज ऑफ ट्रैक्टर। ये मैंने डैश डैश इसलिए करके लिखा है, जैसा क्वेश्चन वैसे ही यहाँ पर फिल कर लेना, बाकी आंसर सेम रहेगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब तक तो हमने पढ़ा प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन सॉलिड्स, सॉलिड में पढ़ा प्रेशर, अब पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। मैम फ्लूइड्स क्या होते हैं? मैम फ्लूइड्स क्या होते हैं? तो गैस और लिक्विड को ही क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स वो होते हैं जो फैल सकते हैं, जो तैर सकते हैं, जो हवा में चल सकते हैं, जैसे कि गैस और लिक्विड्स आर द फ्लूइड्स होते हैं। हमने ये मैटर में भी पढ़ा है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था केमिस्ट्री का, उसमें भी हमने पढ़ा था कि सॉलिड रिजिड होते हैं, फ्लो नहीं करते हैं, फ्लूइड्स वो होते हैं जो फ्लो करते हैं। एज सॉलिड्स फ्लूइड्स, जैसे हमारे पास सॉलिड का अपना वेट होता है वैसे फ्लूइड्स वेट होता है। पानी है, पानी का भी तो वेट होएगा, भार होएगा। गैस है, गैस का भी भार होता है। ऐसा मैडम गैस का भार होता है? अरे भाई गैस का भार नहीं होता तो गैस सिलेंडर को क्यों तुम वो तोल के लाते? हाँ मैडम, गैस ही तो भरी होती है उसमें, लिक्विड करके चाहे भरी हो कंप्रेस करके, पर वेट तो होता ही है। बिल्कुल होता है मैडम। तो वो भी फ्लूइड्स भी बेस के तले पर और साइडों में वॉल्स पर क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। जिस भी कंटेनर में तुम फ्लूइड्स को फिल करोगे वो उस कंटेनर की दीवारों पर खूब प्रेशर लगाएंगे और उसके तले पर भी प्रेशर लगाएंगे। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन आती है व्हाट इज बायोन्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को खूब डाउट आता है बायोन्सी में, तो लिख लेंगे बायोन्सी एक टेंडेंसी है मेरे बच्चा, जब भी किसी चीज को लिक्विड में फ्लूइड में डुबाओगे, इमर्स करोगे, तो उसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। आसान देसी भाषा में समझाती हूँ, जब भी किसी चीज को डुबाओगे उसके ऊपर वो फ्लूइड एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है। व्हेन यू इमर्स इन अ लिक्विड, जब भी किसी लिक्विड में किसी भी चीज को डुबाओगे उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको क्या कहते हैं? बायोन्सी कहते हैं। आसान सा, बायोन्सी इज एन अपवर्ड फोर्स, बायोन फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स, बायोन्सी इज एन upward force, upward force, upward force, upward force, upward force, upward force, acting on an object when immersed in liquid। जब लिक्विड में डुबाया जाएगा तभी बायोन्सी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। सो बायोन्सी इज एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड। अब मैडम फैक्टर्स क्या क्या है? बायोन्सी को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं? दो चीजें बायोन्सी को अफेक्ट कर सकती हैं। एक तो जिस लिक्विड में डुबाया है उसकी डेंसिटी। अब कोई पूछेगा नहीं डेंसिटी क्या होती है, केमिस्ट्री मैंने ही पढ़ाई है, तुम्हें जाके केमिस्ट्री के मैटर वाले लेक्चर्स देखो, डेंसिटी पढ़ाई थी, मास बाय वॉल्यूम। तो उस लिक्विड में जिसमें डुबाया है उसकी डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगी, और दूसरी डिपेंड करेगी जिस ऑब्जेक्ट को डुबाया है उसका वॉल्यूम कितना है। दोबारा समझ लो, बायोन्सी यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो जिसमें डुबाया है उसकी डेंसिटी और एक जिसको डुबाया है उसका वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, जिसमें डुबाया जाए उसकी डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी का मतलब ऐसे समझ सकते हो गाढ़ा, अगर देसी भाषा में समझो तो डेंसिटी को गाढ़ा समझ सकते हो। अगर कोई चीज गाढ़ी है तो उसमें बायोन्सी ज्यादा लगेगी, कोई चीज पतली है तो उसमें डेंसिटी उसकी बायोन्सी कम लगेगी, उसकी डेंसिटी कम, पतली चीज की डेंसिटी कम तो उसकी बायोन्सी भी कम। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम मतलब कितना एरिया लेती है, देसी भाषा में समझे तो वॉल्यूम का मतलब है कितना स्पेस लेती है, वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस लेती है। तो जितना ज्यादा वो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वाली चीज होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी बायोन्सी होगी। सो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो बायोन्सी ज्यादा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गाढ़ा ज्यादा तो भी बायोन्सी ज्यादा, डुबाने वाले चीज का वॉल्यूम फुली फुली है, वो चीज फुली फुली है, वो चीज वॉल्यूम ज्यादा है, स्पेस ज्यादा ले रही है। जैसे हम कहते हैं ना मेरे हेयर का वॉल्यूम अच्छा है, मतलब फूले फूले हैं, मोटे घने बाल हैं। सो वॉल्यूम
हमारे पास क्या होता है, स्पेस कितना ले रहे हैं, सो फोर्स इंक्रीज करता है। उसके बाद ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बायोन्सी फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, तो मैडम ने बार बार बोल के बताया है अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। उसके बाद तुम मुझे खुद सोच के बताओ कि साल्टी पानी में तैरना आसान क्यों है। कई बार किसी पर्सन को देखा, डेड सी होता है जिसमें सिर्फ नमक ही नमक हो, बहुत सारा नमक हो, उसमें ना कोई डूब नहीं सकता। डेड सी में कोई भी पर्सन डूब नहीं सकता क्योंकि उसमें नमक ही नमक भरा होता है, और नमक की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और अगर किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी बायोन्सी ज्यादा है। सिंपल एक लाइन में लिखना है भाई, डेंसिटी ज्यादा, बायोन्सी ज्यादा, तो तैरना इजी है। ऊपर की तरफ तैरा रहे हैं ना, डूबेगा ही नहीं, ऊपर फोर्स लग रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंस वाली दोनों सवाल आएंगे भाई कि लोहे की कील पानी में गिरा के देखिए, लोहे की कील डूब जाती है, लेकिन मरकरी में डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि मरकरी गाढ़ी होती है। मरकरी शहद देखा है, शहद जैसी होती है मरकरी। शहद क्या है, गाढ़ा होता है, तैरता थोड़ी। शहद का ड्रॉप जहां गिर जाए वहीं गिरा रहता है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी की वजह से वो उसको तैराती है। तो याद आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ मरकरी इज हाई। डेंसिटी हाई होने की वजह से उसका बायोंट फोर्स हाई होता है, इसलिए डेड सी में, नमक वाले पानी में तैरना आसान है, और इसीलिए आयरन नेल भी मरकरी में फ्लोट करती है। मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर स्लैश करके एक में ही लिख दिया है। आपको अगर ऊपर वाला क्वेश्चन बोले तो आप ऊपर वाले के हिसाब से लिख लेना, नीचे वाले के हिसाब से बोले तो नीचे वाले। तो बस मुद्दा एक है, डेंसिटी ज्यादा तो बायोन्सी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो बायोन्सी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो बायोन्सी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो बायोन्सी ज्यादा। अब कहता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 है तुम्हारी एनसीईआरटी का। कहता है व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड व्हेन द वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। कभी प्लास्टिक का डब्बा लेना या फिर कोई प्लास्टिक का ब्लॉक ले लेना, उसको डुबाना ऐसे फोर्स लगा के। जब तक तुम उसको डुबाए रखोगे डूबा रहेगा, जब तक छोड़ोगे ना टक करके ऊपर आ जाएगा, छोड़ोगे टक करके ऊपर आ जाएगा। जैसे उस प्लास्टिक को डुबाए रखोगे, ठीक है, छोड़ोगे टक करके ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे से पानी क्या लगा रहा है, बायोन्सी लगा रहा है। नीचे से पानी क्या लगा रहा है, बायोन्सी लगा रहा है। तो यही मैंने लिखा है, पहले एक एम्प्टी बोतल लो भाई, खाली बोतल लो, उसको डुबाने की कोशिश करो, डूबेगी नहीं, टक करके ऊपर आ जाएगी क्योंकि बायोन्सी ज्यादा है। फिर उस बोतल में पानी भर दो, उस बोतल में पानी भर के आप डुबाओ, डूब जाएगी क्योंकि ऊपर से वेट ज्यादा लग गया। बायोन्सी अभी भी लग रही है, दो फोर्स लग रही हैं। किसी चीज को जब पानी में डुबा रहे हो तो दो फोर्स लग रही है, एक ऊपर से वेट लग रहा है, एक ऊपर से वेट लग रहा है, और नीचे से बायोन्सी लग रही है। तो जो ज्यादा होगी उसी अकॉर्डिंग काम चलेगा। सो वी कैन इमर्ज अ बोतल बाय फिलिंग द वाटर। उसको डुबा सकते हैं उसमें पानी भरकर। बोतल में अगर पानी भर दिया फिर डुबाया तो वो डूब जाएगी तले में, क्योंकि अब वो भारी हो गई है, उसका वेट ज्यादा हो गया है। बायोन्सी अभी भी लग रही है लेकिन कम है। खाली बोतल कभी भी डूबती नहीं है। देन इमर्ज्ड बिकॉज नाउ फोर्स ऑफ वेट इज मोर। वेट का फोर्स ज्यादा हो गया है क्योंकि अब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया है। बायोन्सी ऐसे लग रही है, वेट ऐसे लग रहा है, तो ये वाला ज्यादा है तो डूब जाएगी, ये वाला ज्यादा होता तो तैर जाती। बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ पे यही सब कुछ लिखा हुआ है कि पहले बोतल रिलीज करने पर ऊपर आ जा रही थी क्योंकि बायोन्सी ज्यादा थी, बाद में डूब गई, ये तो लिखा है ना, बाद में डूब गई, इसलिए डूब गई, बाद में फोर्स ऑफ वेट ज्यादा हो गया है। यही मैंने अगले बात में लिखा है कि बायोन्सी जो है डेप्थ के साथ इंक्रीज करती है। जितना गहरा होता जाएगा, जितना गहरा होता जाएगा, जितना गहरा डूबता जाएगा उतना ही वो ज्यादा होता जाएगा। लेकिन जब पूरा डूब जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पहले मानो कोई चीज है, तुमने थोड़ी डुबाई, इतनी डुबाई तो बायोन्सी लगी, थोड़ी और डुबाई और बायोन्सी लगी, थोड़ी और डुबाई और बायोन्सी, जब पूरी डूब गई तो जितनी बायोन्सी लगनी है लग गई। पूरा वॉल्यूम डुबा दिया ना तुमने। अब जब तुमने पूरा का पूरा वॉल्यूम डुबा दिया तो अब जितनी बायोन्सी लगनी थी लग गई, अब और बायोन्सी नहीं लगेगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात, मेरे नोट को तो तुम बिल्कुल अच्छे से स्टार मार्क करके लिख लिया करो। बायोन्सी इंक्रीज करती है डेप्थ के साथ तब तक ही जब तक कंप्लीटली ना डुबाया जाए। जब एक बार कंप्लीटली डूब गया तो उसके बाद और बायोन्सी बढ़ेगी नहीं। तो अब समझने वाली बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम डुबाते हैं मैडम तो उस पर कौन कौन सी फोर्स लगती है, पहले भी बता दिया। उस पर दो फोर्स लगती है, ऊपर की तरफ बायोन्सी,
क्योंकि बायोन्सी इज एन अपवर्ड फोर्स, और नीचे की तरफ उसका वेट, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा हर चीज को नीचे खींचती है, ग्रेविटी नीचे खींचती है, अपवर्ड ऊपर खींचता है, बायोन्सी ऊपर ग्रेविटी नीचे, बायोन्सी ऊपर ग्रेविटी नीचे, जो ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग चीजें हो जाएगी। तो बोतल ऊपर आ जाती है जब बायोन्सी ज्यादा हो, और अगर वेट ज्यादा हुआ तो वो डूब जाएगी पिछली एक्टिविटी में। अब चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि कोई भी चीज तैरती या डूबती क्यों है, कोई भी चीज तैरती या डूबती क्यों है, तो तुम लिखोगे कि हर वस्तु पर दो फोर्स लग रही हैं, एक तो ऊपर की तरफ बायोन्सी और एक नीचे की तरफ उसका वेट। अगर अगर उसकी बायोन्सी ज्यादा है, मतलब समझो अगर इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली कम है, तो वो तैर जाएगी। आम सी बात है, ऊपर खींचने वाली ज्यादा है, ऊपर खींच रही है फोर्स, तो ऊपर ऊपर रहेगी, तैरेगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर, दो चीजों में वो फ्लोट करेगी, या तो बायोन्सी ज्यादा हो जाए वेट से, या फिर अभी अभी हम पढ़ के आए हैं आयरन नेल फ्लोट करती है मरकरी में क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा का मतलब बायोन्सी तो ज्यादा है। अल्टीमेट आंसर यही है कि जब बायोन्सी ज्यादा होगी वेट से तो चीजें तैरेगी। यहीं पे मैंने लिखा है डेंसिटी ज्यादा तो उसकी बायोन्सी ज्यादा, और बायोन्सी ज्यादा तो वो तैरेगी। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, नीचे लगती है ग्रेविटी, ऊपर लगती है बायोन्सी, नीचे लगता है वेट, ऊपर लगती है बायोन्सी। अगर ऊपर ज्यादा खींच रहा है तो वो तैरेगा, नीचे खींच रहा है तो डूब जाएगा। ठीक है मैम। सिंक कब करेगा, सिंक कब करेगा मैम, जब ऊपर वाली अपवर्ड फोर्स, इफ अपवर्ड फोर्स इज if upward buoyant force is less than डाउनवर्ड फोर्स ऑफ वेट। अगर वेट ज्यादा है, फोर्स ऑफ वेट ज्यादा है, बायोन्सी कम है, ऊपर वाली फोर्स कम है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, तो नीचे खींच लेगी और वो डूब जाएगी। सिंक होता है डूबना, फ्लोट होता है तैरना। किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको पानी में डुबाते हैं दो फोर्स लगती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपर वाली ज्यादा तो तैर जाएगी, नीचे वाली ज्यादा तो डूब जाएगी। अब मैडम एक थर्ड कंडीशन और है, उसके बारे में भी बता दो कि वो फ्लोट करती है इनसाइड द वाटर, फ्लोट इनसाइड द वाटर। ये क्या मतलब हुआ मैडम, सरफेस पे फ्लोट करते। देखो दो चीजें हैं, देखो अगर ये कोई पानी है, मानो ये पानी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये पानी है। एक तो होता है यहाँ पे तैरना, देखो ऊपर उठ के तैरी हुई है, और एक होता है यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे झांक के तो ऊपर ऊपर सरफेस पे तैरती हुई नजर आती है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आए, एक पानी में झांके तो पानी की सरफेस पे तैरती नजर आए। ये वाली कब तैरेगी, तीसरी कंडीशन कब तैरेगी, जब ऊपर वाली फोर्स बायोन्सी और नीचे वाला वेट का फोर्स बराबर हो जाए। दो बातें अब तक पढ़ी। अगर ऊपर वाला ज्यादा है तो ऊपर उठ के तैरेगी, फ्लोट करेगी, नीचे वाले ज्यादा तो तले पे डूब जाएगी। लेकिन अगर दोनों बराबर है तो वो तैरेगी लेकिन डूब कर तैरेगी। ये क्या बात हुई मैम, डूब कर तैरेगी मतलब पानी के अंदर अंदर बिल्कुल सरफेस पर तैरेगी। ये बात पूछ ली जाती है कई बार कि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं तब क्या होगा, तब वो सरफेस के ऊपर सरफेस के अंदर डूब कर तैरेगी। मतलब ऐसे देखेंगे तो सरफेस के ऊपर नजर आएगी, जैसे मछली होती है नजर आती है। मछली कभी भी पानी के ऊपर थोड़ी तैरती है, पानी के अंदर तैरती है ना, अंदर तैरती हुई नजर आती है हमें। ठीक है, तो सॉरी, जब बायोन्सी और वो इक्वल हो जाए तो पानी के सरफेस के बिल्कुल अंदर तैरती हुई नजर आएगी। अब डेंसिटी मोर है देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो इमर्ज कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। ये सब बातें हम पहले ही कर चुके हैं। अब याद रखना है भाई डेंसिटी क्या होती थी, पहले ही बता चुके हैं मैटर वाले चैप्टर में, दोबारा बता देते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्यों बता रहे हैं हम दोबारा से, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होगी और दो न्यूमेरिकल हम करेंगे और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म। तो फटाक से एनर्जी से दो न्यूमेरिकल करेंगे भाई, थकना नहीं है। चलिए भाई, कहता है मास दे रखा है 50 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 20, तो बस डेंसिटी निकाल लो मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी निकाल लो मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी निकाल लो मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी आ गई 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब बताओ एक ऑब्जेक्ट है,
सोचने वाली बात है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी ये है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी ये है, तुम सोच के बताओ कि वो वाटर की डेंसिटी जो 1 है उसमें डूबेगी कि तैरेगी? बट ऑब्वियसली बात है, वाटर उससे कम डेंसर है तो वो डूब जाएगी। यही तो मैंने बताया था, अगर नीचे वाली सरफेस ज्यादा डेंसिटी की होती तो तैराती उसको। अब ऊपर से जो चीज डुबा रहे हैं उसकी डेंसिटी तो 2.5 है, पानी की डेंसिटी 1 है, पानी की डेंसिटी 1 है, डुबाने वाली चीज की डेंसिटी 2.5 आई है, तो ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से, इसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से, इसीलिए वो सब्सटेंस क्या कर जाएगा? डूब जाएगा। इसीलिए वो सब्सटेंस क्या कर जाएगा? डूब जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मेरे बच्चा, आपसे पूछेंगे बताओ ये ऑब्जेक्ट डूबेगा कि तैरेगा? आपको उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल लेनी है। अगर वो ज्यादा डेंस है पानी से तो डूब जाएगा, और अगर कम डेंस है तो तैर जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन। इसमें भी एक पैकेट दे रखा है जिसका मास ये है, जिसका वॉल्यूम ये है, तो उसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी? इतनी। इसकी भी डेंसिटी पानी की डेंसिटी, और पानी की डेंसिटी याद रखनी है भाई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, अब ऐसे तो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं भी गिवन हो तो याद रखनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर पानी की डेंसिटी से ज्यादा डेंस है तो डूब जाएगी। यही तो मैंने बताया, पानी की 1 है, इसकी 1.42 है तो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे भाई, सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है आपका सेकंड पार्ट, ये आपको हो सकता है आज इस लेक्चर में नहीं समझ में आए, क्योंकि अगले लेक्चर में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल करेंगे, उस पर बेस्ड है ये। तो ये वाला पार्ट मैं तब आपको करवा दूंगी जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल कराऊंगी। अभी तक आपको फ्लोट और सिंक वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आज के लेक्चर्स में हमने बायोन्सी कर ली, कौन फ्लोट करेगा कौन सिंक करेगा। अगले लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।